इस कहानी की शुरुआत में हम लेफ्टिनेंट कारपेक्स को देखते हैं जो कॉड इंडस्ट्रीज की को-फाउंडर एंड सीईओ विक्टोरिया कॉड के लिए काम करता है। वो सब मिलकर अंटार्कटिका पर एक प्राचीन आर्टिफैक्ट स्कैरब को ढूंढ निकालते हैं जिसे विक्टोरिया 15 सालों से ढूंढ रही थी और आखिरकार वो चीज उसे मिल चुकी है। फिर हम पल्मेरा सिटी का सीन देखते हैं जहाँ जेमी रेस गौथम लॉ यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपना होम टाउन पल्मेरा वापस लौटा है। एयरपोर्ट पर जेमी अपने परिवार से मिलता है और हम देखते हैं उसके परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार होता है जिनके बीच हंसी मजाक होना बहुत ही आम बात है। फिर जेमी अपने अंकल रूडी के साथ अपने परिवार को लेकर एयरपोर्ट से निकल जाता है। लंच के दौरान उसकी बहन मिलाग्रो उसे बताती है कि अगर उन्होंने 3 महीने के अंदर मकान मालिक को पैसे नहीं दिए तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा और कॉड इंडस्ट्रीज की वजह से उनका दुकान भी बंद हो चुका है जिसके जरिए वो छोटा मोटा बिजनेस करते थे। इसीलिए उनके परिवार में से कोई भी कॉड इंडस्ट्रीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और रूडी तो बिल्कुल भी नहीं। जब देखो तब वो बस कॉड इंडस्ट्रीज की बुराई करता रहता है। जेमी के पिता अल्बर्टो को एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका है लेकिन इसके बारे में जेमी को नहीं बताया गया था क्योंकि जेमी मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था और उसके परिवार ये नहीं चाहते कि ये सब सुनकर जेमी के पढ़ाई पर कुछ असर पड़े। अल्बर्टो कहता है, अरे यार ये सब बातें छोड़ो, जो मिला है उससे खुश रहना सीखो। असल में अल्बर्टो बहुत ही ओपन माइंडेड होता है। वो जिंदगी जीना जानता है, चाहे कितने ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। जो उसके मन में होता है वही उसके मुंह पे होता है। रात को जेमी मिलाग्रो को बताता है कि वो आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि उसके परिवार दोबारा एजुकेशन लोन में पड़ जाए क्योंकि पहले ही उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है और अब उसके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसके जरिए वो शहर में कुछ नौकरी ढूंढना चाहता है क्योंकि अब वो अपने परिवार के लिए एक सहारा बनना चाहता है, ना कि कोई बोझ, क्योंकि उसके परिवार का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा बुरा चल रहा है। फिलहाल मिलाग्रो जेमी को कॉड हाउस पे एक छोटा मोटा नौकरी दिलाती है जब तक उसे कोई अच्छा खासा नौकरी नहीं मिल जाता। फिर वहाँ विक्टोरिया कॉड आती है। जेमी उसे हाई करता है लेकिन इससे विक्टोरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके घर का कोई नौकर उन्हें हेलो कर रहा है। मिली कहती है, यही तो हम गरीबों की सुपर पावर होता है जो हम अमीरों के लिए इनविजिबल होते हैं, हम तो उन्हें दिखते ही नहीं। फिर वहाँ विक्टोरिया कॉड से मिलने उसकी भतीजी जेनिफर कॉड आती है। जेनिफर विक्टोरिया को कॉड इंडस्ट्रीज की एक एडवर्टीजमेंट दिखाती है जहाँ विक्टोरिया कॉड ओमैक नाम के एक प्रोजेक्ट के जरिए किसी भी साधारण सोल्जर को एक चलता फिरता हथियार में बदल सकता है। जेनिफर कहती है, हम तो हथियार बनाना कब का छोड़ चुके हैं, तो फिर ये क्या है? विक्टोरिया कहती है, ये हम कौन है? तुम्हारा इस कंपनी में कुछ भी नहीं है। इस कंपनी की शुरुआत मैंने की थी लेकिन तुम्हारे दादाजी ने क्या किया? इस कंपनी को तुम्हारे पिताजी टेड कॉड के हाथ में थमा दिया, लेकिन तुम्हारे पिताजी टेड कॉड अपनी बेकार के इन्वेंशन के चक्कर में कंपनी छोड़ के भाग गया। तुम्हें बस अपनी पिताजी की कुर्सी फ्री में मिल गई। शुक्र मनाओ तुम्हें अभी भी इस कंपनी में हिस्सेदारी दिया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर उनके बीच बहस होने लगता है। विक्टोरिया कारपेक्स के जरिए जेनी को धमकाने की कोशिश करती है लेकिन जेमी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और इस मामले में इंटरफेयर कर देता है और तभी मिली अमीरों की टॉयलेट से बाहर आती है जबकि उनका टॉयलेट बाहर है। विक्टोरिया जेमी को उनके मामले में इंटरफेयर करने के लिए और मिली को उनका टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए काम से निकाल देती है। जेनिफर जेमी से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसे काम से निकाल दिया गया और उसे अपना नंबर देकर ये बोलती है, कल कॉड टावर पे आ जाना, मैं तुम्हें हमारी कंपनी में कोई और नौकरी दिलवा दूंगी। रात को जेमी अपने पिताजी से दिल खोल के बात करता है। उसके पिताजी कहते हैं, हमें जिंदगी जीने के लिए एक मकसद की जरूरत होती है, बस तुझे अपने लिए एक मकसद ढूंढने की जरूरत है। फिर सुबह जेमी कॉड टावर पे पहुंचता है। उसे छोड़ने के लिए उसका पूरा परिवार आया होता है। उधर हम देखते हैं कि जेनी सैंचेज की आईडी की मदद से एक रेस्ट्रिक्टेड रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे स्कैरब दिखता है और वो उस स्कैरब को एक बर्गर के पैकेट में बंद करके वहाँ से निकलने लगती है। सैंचेज जब देखता है स्कैरब गायब है तो वो पूरे टावर की सिक्योरिटी को अलर्ट कर देता है और पूरे बिल्डिंग को सील करने के लिए बोलता है ताकि कोई भी अंदर से बाहर ना जा सके। जेमी जेनी को बाहर जाते हुए देख लेता है। अब क्योंकि उसकी नौकरी का सवाल है इसीलिए वो जेनी से मिलने के लिए उसकी पीछा करता है। जेनी कहती है, अरे यार अभी नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। जेमी कहता है, मैं नौकरी के बिना घर नहीं जा सकता। जेनी जब देखती है कि सिक्योरिटी अलर्ट हो चुकी है तो वो स्कैरब को जेमी को पकड़ा देती है और कहती है, इसे जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना और उसे घर जाने के लिए कहती है। फिर जेनी सिक्योरिटी को संभालने लगती है। जेमी स्कैरब को लेकर घर आ जाता है। उसके परिवार वाले कहते हैं, यार तू नौकरी लाने गया था या फिर बर्गर का डब्बा? जेमी के परिवार वाले उसे डब्बे को खोलने के लिए कहते हैं। जेमी उसे खोलना तो नहीं चाहता क्योंकि जेनी ने उसे खोलने के लिए मना किया होता है, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार का सुनकर डब्बे को खोल देता है और वो देखते हैं कि डब्बे के अंदर कोई कीड़ा जैसा चीज है। मिली और रूडी स्कैरब के साथ खेलने लगते हैं। जेमी उन्हें मना कर रहा होता है
क्योंकि ये किसी और का अमानत है और वो उनसे स्कैरब को ले लेता है। जैसे ही स्कैरब जेमी के हाथ में आता है वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाता है और वो स्कैरब जेमी के शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे जेमी पूरी तरीके से बदल जाता है। फिर स्कैरब अपने सिस्टम को चेक करने के लिए कभी जेमी को अंतरिक्ष के गहराइयों में ले जाता है तो कभी समंदर के ऊपर से साई करके निकल जाता है। सिस्टम की चेकिंग के चक्कर में स्कैरब जेमी को हाईवे के बीच में खड़ा कर देता है। जेमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी एक बस जेमी से टकराने वाला होता है, लेकिन स्कैरब जेमी को बचाने के लिए एक शील्ड बना देता है, जिससे बस 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। चेकिंग पूरी होने पे स्कैरब दोबारा जेमी को उसके घर वापस ले आती है। घर आकर जेमी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वो देखता है उसके परिवार वाले उसे घेर के खड़े हैं, क्योंकि उसके परिवार वाले बहुत चिंता कर रहे होते हैं कि आखिर जेमी के साथ ये सब क्या हो रहा है, कहीं उसे किसी भूत प्रेत ने तो नहीं पकड़ लिया। फिर जेमी रेडी होकर जेनी कॉर्ड से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसे लगता है जेनी को इसके बारे में जरूर पता होगा कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसी ने जेमी को स्कैरब दिया था। जेमी रूडी की गाड़ी ले जाता है। रूडी को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करता है। जेमी कॉर्ड टावर के पास पहुंचकर देखता है कि जेनी किसी से छुप रही है। जेमी उसे आवाज लगाता है और अपनी कार में बैठा कर ले जाने लगता है, और तभी विक्टोरिया के लोग उन पर गोलियों से हमला कर देते हैं, जिससे रूडी की गाड़ी के अंचर पंचर ढीला हो जाता है। जेमी जेनिफर को अपने घर ले आता है। रूडी जब अपनी गाड़ी की हालत देखता है तो वो वाखला जाता है। रूडी तो पहले से ही क्वाड इंडस्ट्रीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और अब और भी नहीं करता। जेमी जेनिफर को अपना पीठ दिखाता है, जहाँ स्कैरब उसके शरीर में समाया हुआ होता है, और पूछता है आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। जेनी कहती है स्कैरब है जो बहुत ही खतरनाक हथियार होता है और ये किसी होस्ट की मदद से चलता है, और स्कैरब ने तुम्हें होस्ट के तौर पे चुना है, जो अपने आप में ही काबिल तारीफ है, क्योंकि स्कैरब का भी अपना सोच है। वैसे ही किसी ओंगी पोंगी को होस्ट के तौर पे नहीं चुनता। जेमी स्कैरब को अपने शरीर से निकालना चाहता है। जेनी बताती है कि उन्हें इसके बारे में एक जगह पर पता चल सकता है, और उस जगह की चाबी क्वाड बिल्डिंग में है, जहाँ पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी होने वाली है, क्योंकि स्कैरब चोरी हो चुका है। रूडी कहता है कि वैसे सिक्योरिटी सिस्टम को ठप कर सकता है, और वो उन दोनों को लेकर क्वाड बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। उधर हम देखते हैं विक्टोरिया जनरल को ओमैक प्रोजेक्ट के बारे में समझा रही होती है। फिर कैरापैक्स विक्टोरिया को बताता है कि स्कैरब चोरी हो चुका है। विक्टोरिया कैरापैक्स को कहती है किसी भी हाल में स्कैरब को ढूंढ निकालो, क्योंकि उसके बिना ओमैक नहीं बन सकता, और जेनी जिनके साथ मिलकर ये सब कर रही है उन्हें भी ढूंढ निकालो। फिर विक्टोरिया कैरापैक्स को अपना एहसान जताने लगती है। तुम अधमरे पड़े थे जब मुझे मिले थे, लगभग तुम्हारे सारे हड्डियां टूट चुकी थी, मैंने तुम्हें ठीक किया, तो अब जाओ और स्कैरब को ढूंढ निकालो और अपना लॉयल्टी साबित करो, ताकि तुम भी ओमैक का हिस्सा बन सको। उधर रूडी अपनी मशीन के जरिए क्वाड बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को ब्लॉक कर देता है। जेनी चाबी ले लेती है जो एक घड़ी के शक्ल में होता है। रास्ते में उन्हें कैरापैक्स दिखता है जो कहता है वो स्कैरब मुझे दे दे, और उन पर हमला करने के लिए आता है। तभी स्कैरब एक्टिवेट हो जाता है और कैरापैक्स के हमले को रोक लेता है और उसे उठाकर पटक देता है। कैरापैक्स अपने एक सूट को एक्टिवेट कर देता है और जेमी पर हमला कर देता है। स्कैरब उस हमले को रोक लेती है। जेमी जेनी को रूडी के साथ निकलने के लिए कहता है। फिर स्कैरब जवाबी हमला कर देता है, लेकिन ये सब जेमी नहीं कर रहा होता, बल्कि स्कैरब अपने आप कर रही होती है। जल्द ही स्कैरब अपनी सूझबूझ से कैरापैक्स को अपनी कब्जे में ले लेती है। स्कैरब कैरापैक्स को खत्म करना चाहती है, लेकिन जेमी कहता है मैं कोई खूनी नहीं हूँ जो इसे मार दूं। स्कैरब भी इस बात को समझ जाती है और उसे छोड़ देती है। मौके का फायदा उठाकर कैरापैक्स जेमी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन रूडी अपनी गाड़ी से उसे उड़ा देता है और जेमी को लेकर वहां से निकल जाता है। गाड़ी में जेमी उन्हें बताता है कि स्कैरब का नाम खाजिदा है, क्योंकि लड़ते वक्त उसे महसूस हुआ था जैसे वो और स्कैरब बिल्कुल एक ही है, जैसे स्कैरब उसके दिमाग में समाया हुआ है। जेनी कहती है कि तुम और स्कैरब बिल्कुल एक होते जा रहे हो। फिर जेनी उनके साथ अपने एक पुराने घर में पहुंचती है, जहां पर वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। जब वो 8 साल की थी तब से ये घर पूरी तरीके से बंद पड़ा है। जेनी अपनी घड़ी जैसी चाबी की मदद से एक खुफिया जगह को खोलती है जहाँ उसके पिताजी का लैब होता है। जेनी बताती है उसके पिताजी को बचपन में स्कैरब उसके दादाजी ने दिया था। उसके पिताजी ने स्कैरब को एक्टिवेट करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो उनसे एक्टिवेट नहीं हुआ था और उन्होंने ब्लू बीटल बनकर लड़ने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने तरह तरह के हथियार बनाया है। फिर जेमी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि उसके घाव अपने आप ठीक हो रहे हैं। जेनी जेमी को अपने परिवार के बारे में बताती है कि वो जब 6 साल की थी तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसकी माँ ने ही उसके पिताजी को यह समझाया था कि इस दुनिया को एक रखवाले की जरूरत है। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद उसके पिताजी स्कैरब के पीछे जैसे पागल हो गए और कई दिनों तक घर से बाहर रहने लगे। लेकिन एक दिन वो गए और वापस ही नहीं लौटे। जेमी और जेनी एक दूसरे के साथ पर्सनल बातें शेयर करते हैं और उन दोनों के बीच रिश्ते डेवलप होने लगता है। फिर रूडी जेनी के पिता
टेड कॉड के कंप्यूटर की मदद से उन्हें बताता है कि स्कैरब जेमी को चुनने से पहले डैन गैरेट नाम के एक प्रोफेसर को चुना था जो टेड कॉड के साथ काम करता था। टेड ने उस प्रोफेसर पे बहुत सारे टेस्ट किए ये जानने के लिए कि स्कैरब इंसानों पर क्या असर डालता है और उसे पता चलता है कि स्कैरब जिसे भी अपना होस्ट चुनती है उसके शरीर के कण कण से जुड़ जाती है, मतलब उसे निकाल पाना लगभग नामुमकिन है। जेमी कहता है कोई तो तरीका होगा इसे निकालने का। उस प्रोफेसर डैन गैरेट ने क्या किया? रूडी बताता है बस एक ही तरीका है इसे निकालने का और वो है तेरी मौत। मतलब स्कैरब को तभी निकाला जा सकता है जब उसकी होस्ट की मृत्यु हो जाए, और अगर कोई जबरदस्ती स्कैरब को उसके होस्ट के शरीर से निकालने की कोशिश करेगा तो स्कैरब उसे होस्ट के लिए खतरा समझकर उस पर हमला कर देगा, क्योंकि स्कैरब अपने होस्ट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब क्योंकि स्कैरब को निकाला नहीं जा सकता इसीलिए जेमी को लगता है कि उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। उसे तो बस एक साधारण सी जिंदगी चाहिए थी। जेनी उससे माफी मांगती है क्योंकि उसी ने जेमी को स्कैरब दिया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि स्कैरब एक्टिवेट हो जाएगा। इसी कसमकस में जेमी छत पे चला जाता है। रूडी उसे समझाता है ये जो शक्ति तुझे मिली है ना ये ऊपर वाले की देन है, तो इसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना सीख। फिर जेमी देखता है कि विक्टोरिया अपने जहाज से उनके घर की तरफ जा रही है। उधर विक्टोरिया के लोग जेमी के परिवार वालों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जेमी स्कैरब को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नहीं होता क्योंकि उसे ये पता नहीं होता कि स्कैरब को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। फिर उसे ख्याल आता है कि स्कैरब अपने होस्ट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए वो छत से कूद जाता है और तभी स्कैरब एक्टिवेट हो जाता है और जेमी सुपरसोनिक स्पीड से अपनी घर की तरफ निकल जाता है। जेमी विक्टोरिया के लोगों को गिरा गिरा कर मारता है। कैरापैक्स एक हथियार जेमी पर तान देता है जो खास स्कैरब की शक्ति को कम करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए स्कैरब के अंदर की आवाज उसे यहाँ से निकलने के लिए कहती है। लेकिन जेमी उसका सामना करना चाहता है क्योंकि अब बात उसके परिवार पे आ चुका है। इस मुठभेड़ के दौरान जेमी के पिताजी एल्बर्टो को हार्ट अटैक आ जाता है। जेमी जब देखता है कि उसके पिताजी जमीन पर पड़े हैं तो वो उन्हें बचाने के लिए उनके पास जाने लगता है और तभी कैरापैक्स हमला कर देता है जिससे स्कैरब का सिस्टम ठप हो जाता है। कैरापैक्स जेमी को पकड़कर विक्टोरिया के साथ वहां से निकल जाता है। रूडी और जेनी जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जेमी के पिता यानी एल्बर्टो की मृत्यु हो चुका है और उनका पूरा घर जल चुका होता है। जेमी की दादी सबको हौसला देती है कि रोने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि अब उन्हें जेमी को बचाना चाहिए। लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि विक्टोरिया आखिर जेमी को कहाँ लेके गई है। तब जेनी उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है और बताती है कि हो सकता है विक्टोरिया जेमी को पागो आइलैंड पर ले गई है जो कैरेबियन समुद्र के आसपास है। जेनी उन सबको अपने पिता की बनाई गई बग शिप पर बैठाकर उस आइलैंड की तरफ निकल जाती है और उन्हें शिप में मौजूद अपने पिता की बनाई गई हथियार देती है। उधर हम आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ विक्टोरिया वैज्ञानिक सैंचेज की मदद से स्कैरब की शक्ति को इस्तेमाल करके ओमैक प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती है। अब क्योंकि जेमी ने स्कैरब को एक्टिवेट कर दिया है तो विक्टोरिया के लिए अब स्कैरब की कोड को ओमैक में डालना बहुत आसान हो गया है। सैंचेज बताता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो जेमी की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इससे विक्टोरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जिए या मरे इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, बस उसकी प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए। जेमी के परिवार भी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और विक्टोरिया के लोग उन सबको घेर लेते हैं, लेकिन रूडी बगशिप की मदद से विक्टोरिया के सारे सोल्जर्स को मार देता है। फिर जेनी और मिली आइलैंड के अंडरग्राउंड टनल पे पहुंचते हैं जहां पर वो देखते हैं कि हजारों की तादाद में ओमैक का सिस्टम मौजूद है जिन्हें जेमी के जरिए पावर दिया जा रहा है। विक्टोरिया सैंचेज को कोड ट्रांसफर शुरू करने के लिए बोलती है और वो पहला ओमैक कैरापैक्स को बनाना चाहती है। सैंचेज कहता है कि अगर उन्होंने ट्रांसफर शुरू कर दिया तो जेमी की मृत्यु हो जाएगा। विक्टोरिया कहती है मर जाने दो उसे, बस तुम अपना काम करो। मजबूरी में सैंचेज को ट्रांसफर शुरू करना पड़ता है। ट्रांसफर के दौरान जेमी की हालत बहुत खराब होने लगता है और वो अपनी कॉन्शियसनेस में अपने पिता एल्बर्टो से मिलता है। एल्बर्टो उसे समझाता है कि ये जो जिंदगी तुझे मिली है ये कोई आम जिंदगी नहीं है, बल्कि इसके जरिए तू जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकता है और यही तेरी जिंदगी की मकसद होना चाहिए, तो जा और इस काम के लिए तैयार हो जा। फिर जेमी स्कैरब यानी खाजी से जुड़ जाता है और वो दोनों एक हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी एक हो जाता है। इधर कोड ट्रांसफर भी पूरा हो जाता है जिससे कैरापैक्स पूरी तरीके से ओमैक में बदल जाता है। उधर जेनी और मिली टनल में मौजूद जनरेटर्स को बम से उड़ा देते हैं जिससे पावर सप्लाई बंद हो जाता है और जेमी भी विक्टोरिया के चंगुल से छूट जाता है। जेमी स्कैरब को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हो रहा होता क्योंकि ट्रांसफर की वजह से स्कैरब रीस्टार्टिंग प्रोसेस में होता है। जेमी वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो दरवाजे को नहीं खोल पाता। तभी सैंचेज उसकी मदद करता है और वो कहता है जाओ और अपनी फैमिली को बचाओ, और वो दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। कैरापैक्स सैंचेज को मार देता है और वो दरवाजे को तोड़ने लगता है। जेमी को वहां से भागना पड़ता है क्योंकि अभी तक स्कैरब रीस्टार्टिंग प्रोसेस में होता है। उधर धमाके के कारण
मिली और जेनी अलग अलग हो जाते हैं। विक्टोरिया के लोग जेमी को घेर लेते हैं। जेमी फिलहाल उनके सामने बेबस होता है। तभी जेमी की दादी उन सबको भून देती है, क्योंकि दादी भी कम है के। फिर दोबारा विक्टोरिया के लोग उन्हें घेर लेते हैं और दादी दोबारा उनकी छक्के छुड़ा देती है। उधर विक्टोरिया जेनी को पकड़ लेती है। जेमी जब बगशिप में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मिली और जेनी अभी तक टनल में फंसे हैं, तो वो उन्हें बचाने के लिए चला जाता है। उधर टनल में विक्टोरिया के लोग मिली पर गोलियों की बरसात कर देते हैं, लेकिन मिली जेनी के पिताजी के गैजेट की मदद से बच जाती है। तभी वहाँ पर जेमी पहुंच जाता है। स्कैरब भी अब तक रिस्टार्ट हो चुका होता है और जेमी उन लोगों को पटक पटक कर मारता है। फिर मिली जेनी को ढूंढने के लिए कहती है। जेमी उसे ढूंढने जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी कैरापैक्स जेमी पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होता है। जेमी कैरापैक्स को बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन लड़ाई के दौरान वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जिससे कैरापैक्स उस पर हावी होने लगता है और वो जेमी को मारने ही वाला होता है। लेकिन मारने से पहले वो कहता है, तुम्हारी फैमिली के लिए तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी कमजोरी है। और तभी रूडी कैरापैक्स पर पत्थर फेंकने लगता है। कैरापैक्स रूडी पर मिसाइल दाग देता है। जेमी जब देखता है उसके पिताजी को मार दिया गया और अब उसके अंकल को, तो गुस्से से बेकाबू हो जाता है और कैरापैक्स पर एक ही हमला करके उसे ढेर कर देता है। उधर जेनी विक्टोरिया को बताती है, तुम्हारा ओमैक तो हार गया। विक्टोरिया कहती है, कैरापैक्स तो बस एक प्रोटोटाइप था, असली चीज तो ये स्कैरब की कोड है, जिसके जरिए मैं इसे हजारों ओमैक को खड़ा कर सकती हूँ। जेनी विक्टोरिया को बुरा भला कहने लगती है। विक्टोरिया कहती है, तुम अपनी फैमिली को छोड़कर उन गरीब फटीचरों की साथ देना चाहते हो। जेनी कहती है, वो गरीब फटीचर ही फैमिली की असली अहमियत समझते हैं। विक्टोरिया ये सब सुनकर गुस्से से लाल हो जाती है और जेनी पर बंदूक तान देती है। जेनी अपने पिताजी के बनाए गए एक बबल गम को चॉपर पर फेंकती है, जिससे एक झाग बन जाता है और वो विक्टोरिया के साथ चॉपर से नीचे गिर जाती है, लेकिन वो झाग की वजह से बच जाती है। उधर जेमी कैरापैक्स पर लगातार वार करके उसे अपने काबू में कर लेता है और गुस्से से पागल जेमी उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन स्कैरब उसे रोक लेती है और उसे कहती है, हमें इसे नहीं मारना चाहिए, हम कोई खूनी नहीं है। फिर स्कैरब के अंदर की आवाज यानी खाजिदा उसे बताती है कि ट्रांसफर के दौरान उसने कैरापैक्स की पुरानी यादें अनलॉक कर दी थी, जिससे कैरापैक्स को सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे विक्टोरिया छोटे छोटे बच्चों को उठाकर हथियारबंद सैनिक में बदल रही थी। उनमें से कैरापैक्स भी एक था, जिसकी माँ विक्टोरिया की मिसाइल्स की वजह से मारी गई थी और विक्टोरिया ने उसे एक सोल्जर की तरह इस्तेमाल किया और ठीक होने के बावजूद उसकी ऑपरेशन के जरिए हाथ पैर की जगह स्टील की मशीनें फिट कर दी। ये सब जानने के बाद जेमी उसे छोड़ देता है और कहता है, मेरी फैमिली ही मेरे लिए असली ताकत है। जेनी उस मशीन को तोड़ देती है जहां स्कैरब की कोड है। कैरापैक्स जेमी को अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकलने के लिए कहता है और कैरापैक्स अपना बदला लेने के लिए विक्टोरिया को पकड़कर सूट के एनर्जी रिएक्टर को चालू कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और विक्टोरिया के साथ वो भी खत्म हो जाता है। जेमी अपने परिवार को लेकर वहां से निकल जाता है। शिप पर वो रूडी को देखता है जो मरा नहीं होता। जेमी इससे बहुत खुश होता है। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि जेनिफर कॉड इंडस्ट्रीज की सीईओ बन चुकी है और वो विक्टोरिया की मौत को एक हादसा बताकर टाल देती है। जेमी की पूरा घर जल चुका होता है। उनकी मदद के लिए सारे मोहल्ले वाले चले आते हैं। फिर वहाँ जेनी आती है और उनकी घर को दोबारा बनवा देने की वादा करती है। जेनी रूडी के लिए गाड़ी भी लाई होती है, क्योंकि उसी की वजह से रूडी की गाड़ी के अंचर पंचर ढीला हो गया था। फिर जेनी अपने घर की तरफ निकलने लगती है। जेमी कहता है, क्यों ना मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं, और जेमी उसे किस करके हवा में उड़ जाता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाता है। कहानी के लास्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टेड कॉड की कंप्यूटर से उसकी आवाज आता है, जो अपनी बेटी जेनिफर कॉड को बताना चाहता है कि वो यानी जेनिफर कॉड के पिता टेड कॉड अभी भी जिंदा है। यह फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था $104 मिलियन और वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी $128 मिलियन की। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।